हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। अभी जो रेगुलेशंस आए हैं नए और क्या चेंजेस हुए हैं उसके अंदर, अभी क्या प्रोसीजर हो गया है पूरा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पीएचडी को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगी और मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन होता है तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। उसके बाद अगर आप और आगे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। उसके बाद ही मैं आगे का वीडियो बनाऊँगी। तो सबसे पहले आप जिस भी विषय में पीजी करते हैं, आप उसी विषय में आगे पीएचडी कर सकते हैं। हालाँकि कुछ इंटरडिसिप्लिनरी भी फ़ील्ड्स होते हैं, जहाँ आप कुछ डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपको क्या करना होता है, आपने जिस विषय में पीजी किया है, आपको उसी विषय में आगे रिसर्च के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहला काम, सबसे सबसे पहला काम, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली आपको ये ध्यान रखना है, आपको खुद पर काम करना है सबसे पहले, और आपको ये देखना है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट पर आगे रिसर्च करना चाहते हैं। आपका सिनॉप्सिस आपको अभी ही रेडी कर लेना है, जब तक कि कोई एंट्रेंस टेस्ट आप नहीं दे रहे हो। हालांकि प्रोसीजर तो ये कहता है कि आपको आपका सिनॉप्सिस बाद के स्टेप्स में दिखाना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एंट्रेंस में अपीयर होने से पहले ही आपके पास आपका सिनॉप्सिस रेडी होना चाहिए। अभी जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, इन्फरेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका सिनॉप्सिस आपके पास में रेडी होना चाहिए कि आप किस फील्ड पर रिसर्च करना चाहते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च आपका क्या होने वाला है, किस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जभी भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोग कैंडिडेट्स को लेना चाहते हैं फॉर रिसर्च, तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ आज मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि बाकी की यूनिवर्सिटीज़ पे भी हालांकि यही यूजीसी का रेगुलेशन अप्लाइड होता है, लेकिन शायद थोड़ा वेरी कर सकता है। हर यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स होते हैं और वो वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने जिस विषय में पीजी किया है, आपको उसी विषय पे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का, जिसे डेट भी बोला जाता है, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट का आप नोटिफिकेशन देखते हैं, आप साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सिलेबस और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है, आपको ये करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका एक एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद एक इंटरव्यू। एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें कुछ लोगों को एग्जाम्शन मिलता है, जैसे जिन लोगों ने नेट और जेआरएफ है, जो नेट और जेआरएफ है वो इस डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड रहते हैं, उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में अपीयर होना ही पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ है, या कोई भी किसी भी तरह की स्कॉलरशिप वो ले रहे हैं, किसी फॉरेन स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने एमफिल किया है रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग और कोर्स वर्क कर चुके हैं, वो लोग भी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू इन सभी लोगों को देना ही होगा। तो जब आप आपका फॉर्म वगैरह फिल करके आप जब एंट्रेंस दे देते हैं और क्लियर कर लेते हैं, तो एक कमेटी के सामने आपका एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर्स देने के बाद आपको कोर्स वर्क के लिए सेलेक्ट किया जाता है। कोर्स वर्क एक 6 मंथ की अवधि का होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आपको 6 महीने के लिए पढ़ना होता है, और उसका एक रिटन टेस्ट भी होता है और उसमें एक वाइवा वोसी भी होता है लास्ट में। तो जब आप इसके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यानी एंट्रेंस के बाद में जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसमें जाते हैं, तो आपको जज किया जाता है आपका रिसर्च प्लान क्या है, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, और आपके रेस्पेक्टिव रिसर्च फील्ड में आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है उसकी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस एंट्रेंस में शामिल होने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च
फ़ील्ड क्या होने वाला है, आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं और आपकी उस पर पकड़ कितनी है। तो अगर आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने सिनॉप्सिस को रेडी कर लीजिए। जब आप कोर्स वर्क में चले जाते हैं, 6 मंथ का जो कोर्स वर्क होता है, जहाँ आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी होती हैं 6 महीने तक। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है, वो आपको लगभग 5 से 6 विषय, ये अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग है, बट मेजर जो आपके पेपर्स होते हैं, वो होते हैं, एक तो आपका होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, दूसरा होता है आपका रिव्यू ऑफ पब्लिश्ड लिटरेचर, यानी जिस रिसर्च फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, उस पे ऑलरेडी क्या-क्या पब्लिश हो चुका है और आपको किस तरह से उसको रिव्यू करना है, ये टेक्निक्स उसमें आपको पढ़ाई जाएँगी। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एडवांस कोर्स इन रिलेटिव सब्जेक्ट और एक वाइवा वोसी आपका लास्ट में कंडक्ट होता है। तो जब आप ये देखिए, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो चुका है। अभी पीएचडी करना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है पहले से, और ये सुनने में आ रहा है कि 2021 के अभी बाद से नए रेगुलेशंस जो आएँगे, उसके बाद तो पीएचडी करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो जो प्रोसीजर्स मैंने फ़ॉलो किए हैं वो यही थे, जिसमें मुझे न जाने कितनी बार तो इंटरव्यूज़ देने पड़े हैं या वाइवा वोसीज़ फ़ेस करने पड़े हैं, और बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। तो ये बिगिनिंग है, सबसे पहले एंट्रेंस होगी, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, कोर्स वर्क 6 महीने तक आपको पढ़ाई करनी होगी, उसके कुछ पेपर्स हैं उनको क्लियर करना होगा, उनको क्लियर करने के बाद एक वाइवा वोसी भी देना होगा, लेकिन तब तक भी आप रजिस्टर्ड नहीं माने जाते हैं, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है। यानी कि ये जो 6 महीने का प्रोसीजर चल रहा है, इसको कर लेने से आप ये कंफर्म नहीं हो जाता है इन 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए कि आप पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं। क्योंकि जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसमें भी आपकी एक पर्टिकुलर 55% या आपकी जो भी सीजीपीए यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पर ही आप आगे की प्रोसीजर, आगे की स्टेप के लिए जाते हैं। ये जब कोर्स वर्क आपका 6 महीने का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी एक आरडीसी कंडक्ट करवाती है ना? तो जो आरडीसी होती है, उस आरडीसी के अंदर आपके एक एक्सटर्नल होते हैं सब्जेक्ट के, उसके बाद 5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ये बैठते हैं और आपके कोर्स वर्क के बाद में आपको गाइड जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपका रिसर्च सेंटर क्या होगा, ये आप फ़ी वगैरह भी सबमिट कर देते हैं। आपके कौन गाइड होंगे, कौन-सा रिसर्च सेंटर होगा, ये सब कुछ हो जाता है कोर्स वर्क के बाद। उसके बाद आरडीसी में जब आप जाते हैं, आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव्ड होती है आपके गाइड के साथ में। इसके बारे में भी मैं एक फैक्ट आपको बताऊँगी कि हालाँकि ये कहा जाता है कि आपके जो गाइड हैं, वो रिसर्च सेंटर जो है, वो सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ ये है कि जब आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पीजी कर रहे हैं, आप प्लीज़ ध्यान में रखिए कि वहाँ पर कौन-कौन से लेक्चरर्स हैं जो पीएचडी करवाते हैं। आप उनके कॉन्टैक्ट में बने रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके गाइड के साथ आपका कैसा रिलेशन है या आपका इंटरैक्शन उनके साथ में कैसा है, आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी है, उसी पर आपकी पूरी पीएचडी डिपेंड करती है। क्योंकि आने वाले शायद 5 साल, हो सकता है 7 साल, हो सकता है 3 साल में भी आप कर लें, तो वो उन्हीं के साथ आपको बिताने हैं। तो हालाँकि थ्योरेटिकली तो ये चीज़ है कि वो लोग आपको देंगे गाइड, लेकिन आपको उन लोगों के साथ संपर्क बना के रखना है, ताकि आप यदि उसी यूनिवर्सिटी से फ़ाइट करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं, तो आपके जो गाइड हैं, आप उनके साथ में कोऑर्डिनेशन आपका बहुत ईज़िली बन जाए और आप चूज़ कर पाएँ। उनका जो रिसर्च का फ़ील्ड है और आपका जो रिसर्च का फ़ील्ड है, वो कहीं न कहीं थोड़ा मैच भी होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल हम पहुँचे थे कि जब आपका कोर्स वर्क हो जाता है, फिर आरडीसी होती है, जो कि एक तरह का इंटरव्यू ही है, जहाँ आपके रिसर्च की सिनॉप्सिस, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी, उस सिनॉप्सिस को वो लोग देखेंगे। आपको वर्बली बताना होता है अपने सिनॉप्सिस के बारे में, और अगर आप कन्विंस कर पाते हो उन्हें कि आपका रिसर्च वर्क जो है वो एक स्टैंडर्ड रिसर्च वर्क होने वाला है और ये बेनिफिट करने वाला है, तब ही वो आपको अप्रूव करेंगे। हो सकता है कि आरडीसी के अंदर के जो सदस्य हैं, वो आपकी सिनॉप्सिस में कुछ चेंजेस बता दें और कहें कि आप नेक्स्ट आरडीसी में आइए। तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आरडीसी होगी, उसमें आपको फिर से अपना सिनॉप्सिस लेकर जाना होगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि उस आरडीसी में भी आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आपको
ये कम्प्लीटली रिजेक्टेड माना जाएगा। उसके बाद आपको आपकी फ़ी वगैरह आपको सब कुछ वापस कर दी जाएगी, जो आप कॉशन मनी देते हैं वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, फिर एक इंटरव्यू दे दिया और कोर्स वर्क कर लिया है, वाह वाह वो से भी आपने क्लियर कर लिया है, रिटन पेपर क्लियर कर लिए हैं, तो आप रजिस्टर्ड हो गए हैं पीएचडी के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होगा जब आप आरडीसी कमेटी के अंदर अपने सिनॉप्सिस को अप्रूव करवा सकें। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ करके अपना रिसर्च का फील्ड चुनना है। ऐसे रेपिटेटिव सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं लेना है जिन पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं जिनके ऊपर कुछ नया आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च के फील्ड में। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको चुनने होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे की प्रोसीजर क्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो ही मैं आगे का वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्चुअली जानना है इसमें आगे क्या होता है, किस तरह, क्योंकि ये तो बिगिनिंग है। इसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो की जाती हैं, उसे जानने के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो टेक केयर एंड गुड बाय।